नमस्कार, स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बीजेपी ने जारी की 11 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। तेलंगाना से 6, उत्तर प्रदेश से 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। केरल और पश्चिम बंगाल से एक एक प्रत्याशी की घोषणा। बिहार में एनडीए उम्मीदवारों का ऐलान। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद और पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव को टिकट। वाइस एडमिरल करमबीर सिंह होंगे देश के नए नौसेना प्रमुख। एडमिरल सुनील लांबा की लेंगे जगह। 31 मई को रिटायर हो रहे हैं मौजूदा नौसेना अध्यक्ष जस्टिस पिनाकी घोष बने भारत के पहले लोकपाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई शपथ। अगले महीने 4,74,000 किसानों को मिलेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किश्त। चुनाव आयोग से मिली मंजूरी। मार्च के आखिर तक सभी रजिस्टर्ड किसानों को मिलेगी 2,000 रुपए की पहली किश्त। मोजाम्बिक में आए भयंकर तूफान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 417 पहुंची। बाढ़, सड़कें और मकान बहने से लोग हुए बेघर। 90,000 लोगों को स्थानीय शिविरों में भेजा गया। और मलेशिया में 28वें सुल्तान अजलान शाह कप में भारत की शानदार शुरुआत। जापान को 2-0 से हराया। वरुण कुमार और सिमरनजीत सिंह ने दागा गोल। कल दक्षिण कोरिया से मुकाबला। और आई खबरों की शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 11 उम्मीदवारों के नाम हैं। तेलंगाना से 6, उत्तर प्रदेश से 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इसके अलावा केरल और पश्चिम बंगाल से एक एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ है। कैराना से प्रदीप चौधरी, बुलंदशहर से भोला सिंह और नगीना से डॉक्टर यशवंत को टिकट मिला है। कैराना से पूर्व सांसद रहे हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह का टिकट काट दिया गया है। उधर बिहार में एनडीए ने 39 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। एक सीट खगड़िया पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है। ये सीट एलजेपी के खाते में है। पटना साहिब के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट कट गया है और उनकी जगह यहां से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को पार्टी ने मैदान में उतारा है। शहनवाज हुसैन का नाम भी पार्टी की ओर से जारी लिस्ट में नहीं है। पिछली बार वो भागलपुर से बीजेपी के उम्मीदवार थे। एनडीए ने लोकसभा चुनाव के लिए बिहार की 40 में से 39 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। भाजपा और जेडीयू 17 सीटों पर, जबकि रामविलास पासवान की लोजपा 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए के 3 दलों के बीच पहले ही ये समझौता हो चुका था। लोजपा ने अभी 5 उम्मीदवारों के ही नाम जारी किए हैं। खगड़िया से उम्मीदवार के नाम का ऐलान अभी नहीं किया गया है। पटना साहिब श्री रविशंकर प्रसाद जी अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी। 31 पाटलिपुत्र श्री रामकृपाल यादव वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से। 32 आरा श्री राजकुमार सिंह अभी केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी। 33 बक्सर श्री अश्वनी कुमार चौबे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं। 34 सासाराम श्री छेदी पासवान भारतीय जनता पार्टी।
पटना साहिब में शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह रविशंकर प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा उम्मीदवारों की लिस्ट में शाहनवाज हुसैन का नाम शामिल नहीं है। नवादा सीट गठबंधन के साथ एलजेपी के खाते में जाने की वजह से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को बेगूसराय से मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने सारण से राजीव प्रताप रूडी को मैदान में उतारा है। जिस एकजुटता के साथ एक मंच से ऐलान किया गया है, यही एक बड़े समझौता को इंगित करता है और ये दर्शाता है कि जिस साझेदारी के साथ बिहार में हम चल रहे हैं, आज 40 की 40 सीटों पर जीतने से कोई ताकत एनडीए का नहीं रोक सकता है। ये चुनाव है आशा का, ये चुनाव है नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का, ये चुनाव है भारत के विकास के एजेंडा का और ये चुनाव है एक सक्षम भारत, सुरक्षित भारत बनाने का। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को बीजेपी ने पाटलिपुत्र सीट से बरकरार रखा है। इसके अलावा प्रमुख शहरों में पूर्वी चंपारण से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय को उजियारपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की बक्सर सीट बरकरार रखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज बिहार के पूर्णिया दौरे पर पहुंचे। पूर्णिया में राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर मिनिमम आमदनी लाइन बनाएंगे और उसके नीचे आने वाले लोगों के खाते में पैसा डालेंगे। उन्होंने कहा कि अगर यहां किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, किसानों को बोनस नहीं मिलेगा, तो किसान काम कैसे करेंगे। कम से कम आमदनी वाली लाइन हम बना देंगे। इतने रुपए की हिंदुस्तान में कम से कम आमदनी होगी, ठीक है। अब जो भी उस लाइन से नीचे है, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, जो भी उस लाइन से नीचे है ना, उसके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी सीधा पैसा डाल देगी। हिंदुस्तान की मिनिमम कम से कम आमदनी लाइन के नीचे हम एक बंदे को नहीं छोड़ेंगे। एक व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो मिनिमम आमदनी लाइन से नीचे होगा। खत्म कहानी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की ममता सरकार के साथ साथ लेफ्ट पर भी निशाना साधा। बात महाराष्ट्र की करते हैं। कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीटों को लेकर सहमति बन गई है। कांग्रेस 26 और एनसीपी 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस और एनसीपी अपने अपने कोटे से 2-2 सीटें अपने सहयोगियों को देगी। दोनों पार्टियां अपने अपने खाते से स्वाभिमानी शेतकारी संगठन को 2 सीटें और बहुजन विकास आघाड़ी को पालघर सीट दे रही है और 1 सीट निर्दलीय विधायक रवि राणा को दी गई है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होने से पहले ही कांग्रेस ने अपने 17 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया था, तो वहीं एनसीपी ने भी अपने 11 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी थी। आज मुंबई में महाअघाड़ी गठबंधन की घोषणा की गई है। इसमें कई छोटे दलों और संगठनों को शामिल किया गया है। वहीं बीजेपी ने आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए 51 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और ओडिशा विधानसभा के लिए 22 उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। इससे पहले पार्टी ने ओडिशा में 147 विधानसभा सीटों से 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी थी। साथ में 10 लोकसभा सीटों पर भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया था। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 7वीं लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में 35 उम्मीदवारों के नाम हैं। उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष राज बब्बर मुरादाबाद की जगह फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ेंगे। पहले मुरादाबाद से राज बब्बर की उम्मीदवारी की घोषणा की गई थी, लेकिन अब वहां से पार्टी ने इमरान प्रताप गढ़ी को नामित किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी को तेलंगाना के खम्माम से टिकट दिया गया है। पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री करण सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को जम्मू कश्मीर के उधमपुर से टिकट दिया है। कांग्रेस ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए भी 54 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि विपक्ष सरकार के खिलाफ निचले स्तर पर उतर आया है और झूठ के बाद जालसाजी का सहारा ले रहा है।
अरुण जेटली ने डायरी मामले में कांग्रेस के आरोप को झूठ का पुलिंदा करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से झूठा प्रचार करती आई है। इससे पहले गोधरा कांड को दुर्घटना और इशरत जहां केस को पॉलिटिकल ऑपरेशन करार दिया गया था। विपक्ष की ओर से विजय माल्या, नीरव मोदी और राफेल मामले में गुमराह करने की कोशिश की गई। उन्होंने कुछ मीडिया ग्रुप की ओर से आधे अधूरे और बिना सत्यापित किए तथ्य प्रकाशित करने पर भी निराशा जताई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने को लेकर सैम पित्रोदा के बयान की आलोचना की है और इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष से सफाई की मांग की है। अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर हमेशा तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री ने इस बात को देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि आप इस प्रकार के जघन्य हमले को, जो देश की जनता को झिंझोड़ कर रख देते हैं, उसको आप सामान्य घटना मानते हैं, रूटीन घटना मानते हैं। 2, कुछ लोगों की हरकतों से, 7-8 लोगों की हरकतों से किसी देश को दोषी नहीं मानने चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी मानती है कि जो आतंकवादी घटनाएं देश में होती है, इसका पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की सेना से कोई रिश्ता है या नहीं है? इसकी स्पष्टता करनी चाहिए। आइए यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बीजेपी की ओर से एक और लिस्ट जारी हो रही है, आइए सीधा रुक करते हैं। हजारीबाग अवर मिनिस्टर, एविएशन मिनिस्टर श्री जयंत सिन्हा, श्री विनोद भाई चावड़ा, नाउ गुजरात स्टार्ट्स, कच्छ, श्री विनोद भाई चावड़ा, साबरकाठा, दीप सिंह राठौड़, अहमदाबाद वेस्ट, श्री किरीट भाई सोलंकी, डॉक्टर किरीट भाई सोलंकी, सुरेंद्र नगर, डॉक्टर महेंद्र भाई मुंजपारा, राजकोट, श्री मोहन भाई कुंडारिया, जामनगर, श्री पूनम बहन मदाम, अमरेली, श्री नरन भाई खजाड़िया, खेड़ा भावनगर, मिसेस भारती बेन श्याल, खेड़ा, देव सिंह चौहान, दाहोद, श्री जसवंत सिंह भाभौर, मिसेस वडोदरा, मिसेस रंजन बेन भट्ट, भरूच, श्री मनसुख भाई वसावा, बारदोली, श्री प्रभु भाई वसावा, नवसारी, श्री CR पाटिल, वलसाड, श्री KC पटेल। अब हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा, श्री कृष्ण कपूर, ये ही इज द मिनिस्टर फ्रॉम हिमाचल, श्री कृष्ण कपूर। मंडी, सिटिंग MP रामस्वरूप शर्मा। हमीरपुर, श्री अनुराग ठाकुर, who is the sitting MP, ex Yuva Morcha president and a very young leader, youth leader from Himachal Pradesh. Shimla, there's a change, Shri Suresh Kashyap. इसके साथ साथ
कर्नाटक में कोलार में मुनि स्वामी कोलार सीट से 28 नंबर की सीट है, और मांड्या सीट है जहां से इंडिपेंडेंट को श्री सुमा लता, हाँ, इनको हम इंडिपेंडेंट को हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के आज जो सीट्स हैं उसमें 238 हमने कल तक डिक्लेयर की थी शाम तक, और प्लस हमने 46 जोड़ी, 284 सीट्स हो गई, और अभी मैंने 2 और आपके सामने डिक्लेयर किए। तो टोटल लोकसभा सीट्स डिक्लेयर्ड इज 286, जिसमें 1 इंडिपेंडेंट सपोर्टेड and 285 BJP seats declared. I'll repeat it. The first list was of 185. Then we came up, it was 238, and then plus 46 today. So 284 plus 286, 1 independent. Total list declared is 285. Just a minute. अभी मैं कुछ असेंबली सीट्स की आपके सामने बाय इलेक्शन की डिक्लेयर करूँ। एक मिनट मैं पूरी कर लूँ। गोवा मंद्रेम श्री दयानंद रघुनाथ सोप्ते। मोप्सा, यहाँ हमारे फ्रांसिस डिसूजा एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो रहे नहीं, उस सीट पर श्री जोशुआ पीटर डिसूजा, और शिरोडा से सुभाष अंकुश शिरोडकर। ये गोवा की 3 सीट्स हैं जिस पर से हम लोगों ने बाय इलेक्शन में नाम दिए हैं। और तो जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, उन्होंने 5वीं लिस्ट आज जारी की है और कुल मिलाकर 286 सीटों पर, लोकसभा सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार बताए बीजेपी की ओर से, और साथ ही गोवा बाय इलेक्शन के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा की। बढ़ते हैं आगे। 50 साल के लंबे इंतजार के बाद देश को पहला लोकपाल मिल गया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाई। इस दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं। जस्टिस पीसी घोष को मानवाधिकार कानूनों पर उनकी बेहतरीन समझ और विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। 66 साल के जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे। इससे पहले वो कोलकाता और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद वो 29 जून 2017 से मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं। जस्टिस पीसी घोष ने ही शशिकला को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिया था। केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल करमबीर सिंह को नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। वर्तमान में नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। वर्तमान में वाइस एडमिरल करमबीर सिंह विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान से फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर कार्यरत है। सिंह को जुलाई 1980 में भारतीय नौसेना में नियुक्ति मिली थी। अपनी लगभग 39 सालों की लंबी और प्रतिष्ठित सेवा के दौरान उन्होंने विभिन्न कमानों, स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल नियुक्तियों में कार्य किया। वाइस एडमिरल करमबीर सिंह की समुद्री कमानों में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS राणा और INS दिल्ली शामिल है। उन्होंने पश्चिमी बेड़े के फ्लीट ऑपरेशंस ऑफिसर के रूप में भी कार्य किया और वो महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र के कमांडिंग फ्लैग ऑफिसर भी रहे हैं। दिल्ली की एक अदालत ने विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम फेरा के उल्लंघन से जुड़े एक मामले में फरार कारोबारी विजय माल्या की बेंगलुरु स्थित संपत्तियों की कुर्की के आदेश दिए हैं। अदालत ने राज्य पुलिस को 10 जुलाई तक संपत्तियां कुर्क करने के निर्देश दिए। उसी दिन मामले पर अगली सुनवाई होगी। प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से बेंगलुरु पुलिस द्वारा इस संबंध में पहले के आदेश पर अमल करने के लिए और समय मांगे जाने के बाद मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेरावत ने नए निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत पंजीकृत करीब 4 करोड़ 74 हजार किसानों को अगले महीने 2,000 रुपए की दूसरी किश्त मिलेगी। ये राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डाली जाएगी। 10 मार्च को लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले इस योजना के तहत 4 करोड़ 74 हजार छोटे और सीमांत किसानों का पंजीकरण हो चुका है। अभी तक 2 करोड़ 74 हजार लाभार्थियों को पहली किश्त मिल चुकी है।
बाकी बचे किसानों को इस महीने के आखिरी तक पहली किश्त मिल जाएगी। चुनाव आयोग ने कृषि मंत्रालय को 10 मार्च से पहले पंजीकृत लाभार्थियों के खाते में पहली और दूसरी किश्त डालने की अनुमति दे दी है। प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में औपचारिक रूप से इस योजना की शुरुआत की थी। इस दौरान 1 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 2000 करोड़ रुपए की राशि स्थानांतरित की गई थी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने युवाओं से आज देश में अपार अवसरों का मौका उठाने और नए भारत के निर्माण के लिए प्रयास करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि युवाओं को ऐसा भारत बनाना है जो भय, भ्रष्टाचार, भूख, भेदभाव, अशिक्षा, गरीबी, ऊंच नीच और शहर गांव के विभाजन से मुक्त हो। दिल्ली में आज अपने आवास में दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों से मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि युवा एक रचनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और जो कुछ भी वो करते हैं उसे हासिल करने के लिए ज़्यादा फोकस करते हैं। इसलिए वो पारंपरिक मूल्यों को सहेजने, नकारात्मकता को दूर करने, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए काम करें। You must also learn to preserve traditional values, shun negativism, develop positive attitude and be socially conscious, peace-loving and affectionate. Develop a constructive attitude and focus more on achieving perfection in whatever you do. Please remember that knowledge is going to be a driver of Indian economy and will play a vital role in improving the living conditions of the people. Therefore, Indians must rise to the occasion and reorient its higher education system to be globally competitive. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत को एक बार फिर वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में स्थापित करने का समय है ये बात कही और इसके लिए विशेष रूप से विश्वविद्यालयों को शिक्षा प्रणाली में बदलाव करना होगा। छात्रों को स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना होगा और भारत के मानव संसाधन के इस्तेमाल पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने उन्हें पर्याप्त कौशल और क्षमता के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। I would like to emphasize that time has come for India to once again emerge as the global knowledge hub. For that to happen, the seats of learning, especially the universities, must totally reorient their ways of teaching, functioning and equip students to seamlessly transit into choice of their profession or enable them to become self-employed. At the same time, we need to focus on skill training. The government has started a skill development ministry also. Skill upgradation, promote innovative entrepreneurship to meet the demands of various sectors, including agriculture. Agriculture is our basic culture. We must strengthen it. We must go for structural reform. मोजाम्बिक में आए भयंकर तूफान अदाई में मरने वालों की संख्या 417 पहुंच गई है। हालांकि 2 पड़ोसी देशों में कुल मृतकों की संख्या की बात करें तो ये संख्या 676 तक पहुंच गई है। बृहस्पतिवार को आए तूफान की मार सबसे पहले मध्य मोजाम्बिक के बेइरा शहर पर पड़ी, जिससे वहां अचानक बाढ़ आ गई और सड़कें और मकान ढह गए। इसके बाद तूफान पड़ोसी जिम्बाब्वे में प्रवेश कर गया। करीब 90,000 मोजाम्बिक नागरिकों को स्थानीय शिविरों में भेजा गया है। भारत ने सुल्तान अजलान शाह कप में जीत के साथ अभियान का आगाज किया है। भारत ने एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता जापान को 2-0 से हरा दिया। भारतीय डिफेंडर वरुण कुमार ने मैच के 24वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदल दिया। 55वें मिनट में कप्तान मनप्रीत सिंह के शानदार पास पर सिमरनजीत सिंह ने भारत के लिए दूसरा गोल दागा। भारत का अगला मुकाबला रविवार को दक्षिण कोरिया से होगा। मेजबान मलेशिया से 26 मार्च को मुकाबला होगा। 24 मार्च को होने वाले विश्व टीबी दिवस को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस मौके पर एसोसिएशन ने 2025 तक टीबी को भारत से पूरी तरह से मुक्त करने पर जोर दिया। साथ ही नया नारा दिया और आईएमए का ये नारा है, टीबी से छुटकारा। विश्व टीबी दिवस को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने राजधानी दिल्ली में कई आयोजन किए। इस मौके पर आईएमए के सदस्य डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने कहा कि अक्सर लोग दवाई लेने में लापरवाही करते हैं, जो कि नहीं की जानी चाहिए।
टीबी का 6 महीने का पूरा कोर्स करना चाहिए, वरना टीबी अपनी अंतिम स्टेज पर पहुंच जाता है और उसे ठीक करना मुश्किल हो जाता है। यदि वो ट्यूबरकुलोसिस दोबारा होगी, वो ज़्यादा खतरनाक होगी, उसके लिए ज़्यादा दिन तक दवाई खानी पड़ेगी, उससे ज़्यादा मुश्किलें आएंगी, उससे मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ेगा। तो प्लीज़ ऐसा आपके ज़रिए मैं चाहूँगा कि लोग समझें कि 15 दिन तक दवाई यदि आप ठीक महसूस कर रहे हैं तो दवाई मत बंद करिएगा। 6 महीने कम से कम आपको दवाई खानी है और जब तक डॉक्टर नहीं कहे आपकी नहीं करें वो करना चाहिए। भारत ने दुनिया भर में टीबी को खत्म करने के लिए वर्ष 2030 तक का समय तय किया है, लेकिन पिछले वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी मुक्त शिखर सम्मेलन में घोषणा करते हुए कहा था कि भारत 2030 से 5 साल और पहले यानी 2025 तक टीबी को खत्म करेगा। 2030 से 5 साल और पहले यानी 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य अपने तय किया है। रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च 1882 को टीबी के जीवाणु की खोज की थी, जिससे इस बीमारी की इलाज ढूंढने में मदद मिली। इसलिए 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।